नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस क्लास को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। तो इसके तहत पहला प्रश्न था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? तो राइट आंसर था भागलपुर। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र में जो भारतीय प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इस सत्र की अध्यक्षता की गई। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है और भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। अगला तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर हाल ही में कौन बना है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहला भारतीय शहर है जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलता है प्रत्येक दिन सुबह में। और आपको ध्यान रखना इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है जो कि यहाँ से आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप लोग से जरूर देखिएगा। और साथ ही इसके अतिरिक्त जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिससे आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प होगी। नो डाउट इस प्रकार का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं पर मिलेगा। आप चैनल पर एक बार चेक कीजिए, देखिए प्लेलिस्ट को, आप वहां पर इसको देखेंगे तो खुद ब खुद अंदाजा लगा पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में जातिगत गणना पर रोक अब उच्च न्यायालय ने हटा दी है। बताएं कि किस तिथि से जातिगत गणना की शुरुआत हुई थी? दरअसल अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने जातिगत जनगणना पर या फिर जातिगत गणना पर जो रोक लगे हुए थे इसको लेकर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर जो रोक थी उसे हटा दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न बना है कि किस तिथि से बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि 7 जनवरी 2023 को। हालांकि इसको लेकर हमने जानकारी उस समय आपको दिया था। अब यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन में करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि 1 अगस्त 2023 को बिहार में जातिगत गणना पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने अर्थात पटना उच्च न्यायालय ने हटा दिया है। दरअसल 4 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट की ओर से जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाए गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी 7 जनवरी 2023 को, लेकिन 4 मई 2023 को इस पर रोक लगाए गए थे। लेकिन अभी हाल ही में 1 अगस्त 2023 को इस पर लगे रोक को समाप्त करते हुए इसे पुनः से शुरू करने का आदेश दिया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। हालांकि पहली आधिकारिक जनगणना की बात करें तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और 1881 में जो ये जनगणना हुई थी इसे समकालीन जनगणना भी कहा जाता है। हमने एक वीडियो में आपको इस बारे में बताया था कि भारत में पहली समकालीन जनगणना हुई थी 1881 में और ये किनके शासनकाल में हुई थी, कौन वायसराय थे, तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड रिपन। अगले पॉइंट की बात करें तो पिछली बार जो जनगणना हुआ है ये 2011 में हुआ है जो कि ओवरऑल 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। और आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे खास करके इसी जनगणना से संबंधित जो रिपोर्ट आया है उसी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना आयोजित होती या फिर होती है और ऐसे में 2021 में होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। तो 2021 का जनगणना जब संपन्न होगा राष्ट्रीय स्तर पर उसके बाद इसके डेटा आने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो हो सकता है कि ये रिपोर्ट आते आते काफी ज्यादा समय लग जाए क्योंकि इसमें ऑलरेडी देरी हो चुकी है। तो ऐसे में आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं अगर वहां पर खास करके एक प्रश्न तो कॉमन रूप से बनते ही है जनगणना से संबंधित, तो एक प्रश्न जो बनेंगे आपके एग्जाम में जनगणना से वो 2011 का जो डेटा है उसी से बनेंगे क्योंकि नया रिपोर्ट अभी नहीं आया है। तो ऐसे में आप यहाँ पर 2011 वाला जो जनगणना है इस टॉपिक को एकदम पूरी तरह से रट लीजिएगा, यहाँ से निश्चित तौर पर आपकी एग्जाम में प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर अगले एक और पॉइंट की बात करें, दरअसल यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की बात हुई तो पटना हाईकोर्ट की जो 44वें वो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश है यह है कृष्णन विनोद चंद्रन। हालांकि इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया भी था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अर्थात नए चीफ जस्टिस ये कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो कि आपको ये ध्यान रखना ये बिहार के जो पटना हाईकोर्ट है इसके 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। कुछ पॉइंट है जैसे कि वे अब तक केरल हाईकोर्ट के जज थे, वे 2025 तक इस पद पर सेवा देंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है।
ये 3 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना को लेकर एक प्रश्न बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 को। या फिर अगर प्रश्न इस प्रकार से भी एग्जाम में बने कि पटना हाईकोर्ट ने अर्थात पटना उच्च न्यायालय ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था, तो दोनों स्थिति में इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 3 फरवरी 1916। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 50वें चीफ जस्टिस कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो DY चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें व मौजूदा मुख्य न्यायाधीश है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर बिहार से जुड़ी हुई कुछ बेसिक से फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि इसमें कुछ जो नया है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो वर्तमान में राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं और ये गोवा के रहने वाले हैं। उन्होंने 40वें राज्यपाल फागू चौहान का स्थान लिया। और अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और 2022 में जो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया, इसको लेकर एक जानकारी आपको दे दूं। दरअसल आप सब जानते हैं कि बिहार की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और बिहार की बात करें तो पश्चिम बंगाल से अलग होकर बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और 2023 में जो अभी बिहार दिवस मनाया गया, ये कौन सा बिहार दिवस था? दरअसल ये था 111वां बिहार दिवस। और इसकी स्थापना दिवस को लेकर जो यानी कि 111वां स्थापना दिवस जो मनाया गया, इसका थीम क्या था वो भी हमने आपको बताया था। तो इस वर्ष 2023 में जो इसका निर्धारित थीम था, ये था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना है, जो वर्तमान में 2020 से इसका फेज 2 चल रहा है, इसी के तहत 7 निश्चय योजना के तहत ही, यानी कि इसके द्वितीय चरण के तहत ही ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति भी निहित है। तो वहीं से इसका थीम को निर्धारित किया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि सहरसा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं विस्तार पूर्वक। दरअसल पहला पॉइंट है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में बिहार के सहरसा जिले की खुशबू झा को विमेन लीडरशिप फोरम से यंग लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए विमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है खुशबू झा और ये बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो उनकी पुस्तक टॉक टू योर सोल के लिए यह महत्वपूर्ण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक की लेखिका जो है ये कौन है, तो खुशबू झा है। इसका नाम है टॉक टू योर सोल। आप यहाँ पर इस पुस्तक की कवर पेज को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर खुशबू झा की बात करें तो खुशबू झा को इससे पहले 2017 में अटल मिथिला सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग खास करके इस क्विज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इस क्विज को अटेंड कर रहे हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर। अगर आप अभी तक अटेंड नहीं किए हैं इस एप्लीकेशन पर, बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। होम स्क्रीन पर एक करंट अफेयर्स का सेक्शन देखेगा, उस पर क्लिक करके आप वहां पर 2022 से अब तक का डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट खुद से ले सकते हैं। एकदम क्विज फॉर्मेट में वहां पर आपके समक्ष उपलब्ध कराया गया है, एकदम से निःशुल्क है। जब से एप्लीकेशन बना है तब से ये निःशुल्क ही है और हमेशा ये निःशुल्क ही रहेगा। तो आप लोग इसमें जरूर अटेंड कीजिए। तकरीबन यहाँ पर डेली 25,000 विद्यार्थी अटेंड कर रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन करके इसे अपनी तैयारी का यानी कि करंट अफेयर्स की जो तैयारी है उसका बेहतरीन तरीके से घर बैठे आकलन कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। जो छात्र रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं किए हैं, तो आप वहां पर क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद वहां पर जो सोल्यूशन आपको मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का, उससे आपकी तैयारी नो डाउट बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न में। ये प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हाल ही में कहां पर थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है यह है कर्नाटक के मैसूर में। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल वर्तमान में G20 की जो अध्यक्षता है यह भारत के पास है और भारत की अध्यक्षता के तहत विभिन्न जगहों पर इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, इस प्रकार के जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं, उसी संदर्भ में यहाँ पर एक प्रश्न है कि थिंक 20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ यह मैसूर कर्नाटक में हुआ। तो यहाँ पर उसी चीज को लिखा गया कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हाल ही में थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के मैसूर में किया गया। और यहाँ पर लिखा गया कि वर्तमान में G20 की अध्यक्षता नवंबर 2023 तक भारत के पास है। दरअसल 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को अगले 1 वर्ष के लिए G20 की कमान सौंपी थी, यानी कि नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी आपको बता दूं कि भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत जो बैठकें आयोजित हुई है या फिर जो सम्मेलन आयोजित हुआ है,
तो जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे उनमें जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि यहाँ पर जो पहला है लेक सिटी उदयपुर के बारे में। दरअसल राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, जिसे कि लेक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। तो लेक सिटी उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर 2022 तक G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई। अब यहाँ पर जो शेरपा शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ होता है दूत, और इसको लेकर हमने कल वाले लाइव क्लास में भी आपको बताया था, जो क्लास 9:30 बजे शाम में चलती है, करंट अफेयर्स की एक टेस्ट वाली क्लास है। इसमें हमने आपको जानकारी दिया था कि शेरपा का अर्थ होता है दूत, और भारत में जो G20 शेरपा है ये कौन है, तो श्री अमिताभ कांत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में 3 से 4 जुलाई 2023 तक गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है कि ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की चौथी बैठक हाल ही में 19 से 20 जुलाई 2023 तक गोवा में आयोजित किया गया। और बात करें हम बिहार के संदर्भ में, तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे 22 से 23 जून 2023 तक बिहार की राजधानी पटना में श्रम 20 अर्थात L20 या फिर लेवल 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सभी सम्मेलन जो आयोजित हुए हैं ये भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत ही आयोजित हुए हैं भारत के विभिन्न जगहों पर। हालांकि बिहार के संदर्भ में जो L20 सम्मेलन की हमने बात किया, आप यहाँ पर इसका विस्तृत ब्यौरा देख सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इसका जो आयोजन हुआ ये भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हुआ। आयोजन तिथि की बात करें तो 22 से 23 जून 2 दिवसीय कार्यक्रम था। आयोजन स्थल की बात करें तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में इसका उद्घाटन किया गया या फिर आयोजन किया गया। उद्घाटन की बात करें तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और इसका थीम था एक परिवार और एक भविष्य। इतने सारे पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे, वो सारी संभावना को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जिस भी स्थिति में एग्जाम में प्रश्न बनेगा आप सक्षम हो पाएंगे कि सभी स्थिति में आंसर कर पाएं। तो उसके लिए जरूरी ये है कि चीज़ों को आप विस्तार पूर्वक पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न को पढ़ते हुए निकलते चलें। वैसे में अगर प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। तो बेहतर तैयारी के लिए आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है या फिर आने वाले समय में आपकी हेल्प हो सकती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे G20 का 17वां शिखर सम्मेलन के बारे में, दरअसल ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, और यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी अगले 1 वर्ष के लिए। और अभी हमने आपको जानकारी दिया कि भारत के पास जो G20 की अध्यक्षता है वो नवंबर 2023 तक है। और G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था, इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इस बार यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को अमेरिकी सीनेट ने वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा निशा बिस्वाल, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम है निशा बिस्वाल। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारतीय मूल की अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात उप CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो जुलाई 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक समीना सिंह को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया था। दरअसल यहाँ पर भारतीय अमेरिकी को लेकर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है, जिनकी नियुक्तियां प्रमुख स्थान पर भी, प्रमुख पद पर भी है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो समीना सिंह के बारे में यहाँ पर आप ध्यान रखिए। हालांकि निशा बिस्वाल के बारे में हमने आपको जानकारी यहाँ पर दे दिया है। और इसके अतिरिक्त बात करें हम यहाँ पर अगले पॉइंट में, तो मई 2023 में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर अर्थात दूत नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त एक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा 3 मई 2023 को अगले 5 वर्ष के लिए विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, अभी हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से कहां अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला में प्रशासन के सहयोग से सरकार के मिशन अमृत सरोवर पहल के हिस्से के रूप में टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश में
अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? अब यहाँ पर आपको प्रश्न में इस प्रकार से भी ध्यान रखना है आंसर को। यहाँ पर तो हमने आपको एकदम से बता दिया कि ये अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। ये किस वैली में इसका उद्घाटन हुआ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट जो प्लेस है वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में इस अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ। हालांकि अगर जिला पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप अमृत सरोवर परियोजना जो है ये वर्षा जल संचयन और सामुदायिक सशक्तिकरण पर ही केंद्रित है। इसी दो मुद्दों को लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है या फिर इसका उद्घाटन किया गया भारतीय सेना के द्वारा। अब जहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, दरअसल यहाँ पर हमने चर्चा किया अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर हमने शामिल किया कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स अर्थात पीजीआई में इसके 10 श्रेणियों में से अरुणाचल प्रदेश को 10वीं श्रेणी जो कि अंतिम श्रेणी है, अंतिम श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश को रखा गया था पीजीआई इंडेक्स में। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार को 9वीं श्रेणी में रखा गया था। इस 9वीं श्रेणी का नाम था आकांक्षी 2। और आपको ध्यान रखना है इसमें जो अंक निर्धारित था 461 से 520 के बीच में, तो वैसे राज्यों को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को 9वीं श्रेणी में रखा गया था जिसका नाम है आकांक्षी 2। इसी में अपना बिहार भी शामिल था। हालांकि इसको लेकर, इस सूचकांक या फिर इस कह सकते हैं रिपोर्ट को लेकर हमने सारी जानकारी आपके समक्ष रखा है। जो पीजीआई इंडेक्स है यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से जारी थी और ऐसे में आपको ध्यान रखना 10 श्रेणियां इसमें बनाई गई। तो इसके तहत जो प्रथम 5 श्रेणी है इसमें कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश या फिर कोई भी स्थान नहीं है। हालांकि छठी श्रेणी जो प्रतिष्ठा 2 है इसमें पहले स्थान पर रही पंजाब। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पंजाब व चंडीगढ़। बिहार की बात जो हमने किया ये आकांक्षी 2 श्रेणी में है जो कि 9वीं श्रेणी है और इसी में अपना बिहार है कुल 12 स्थानों या फिर 12 जिला 12 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ। और जो आकांक्षी 3 की हमने चर्चा किया ये आकांक्षी 3 10वीं श्रेणी है, इसी में अरुणाचल प्रदेश है, 2 अन्य है मेघालय और मिजोरम। तो पीजीआई इंडेक्स से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसका यहाँ पर हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल मिला के 14 पदक अपने नाम किए हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय एथलेटिक्स टीम ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में कुल 14 पदक अपने नाम किया है। यानी 14 पदकों में बात करें तो 9 स्वर्ण अर्थात 9 गोल्ड, 4 रजत अर्थात 4 सिल्वर और इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1 ब्रॉन्ज अर्थात 1 कांस्य पदक इसमें शामिल है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है 14 पदक भारतीय एथलेटिक्स टीम ने अपने नाम किया है। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो 2023 में आयोजित यह 101वां श्रीलंकाई एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप था। ये इसका 101वां संस्करण था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसका पीडीएफ फाइल हमें कहाँ पे मिलेगा? तो बीपीएससी मेकर ऐप पर इस वाले कोर्स में जाकर आप इसका पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिल जाएगा बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं जो मूल रूप से बिहार में आयोजित होना है, तो यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। हालांकि इस कोर्स में आपका सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूडेड है। जो सिक्सटीन बीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित होना है 30 सितंबर 2023 को। अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो घर बैठे अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन करने के लिए इस 40 जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है इसको आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा बीपीएससी मेकर ऐप पर इसी कोर्स के माध्यम से। ये ऑनलाइन मोड में है। हालांकि इसका सॉल्यूशन वाला जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। इस कोर्स को परचेज करते समय एप्लीकेशन पर जब परचेज करेंगे तो वहां पर एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसमें इसके बाद यहाँ पर तकरीबन 50% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स में परचेज करते समय मिल जाएगा। हजारों छात्र ऑलरेडी इसे ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और अपना सीट को निर्धारित कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लापता लड़कियों व महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला है। अब यहाँ पर इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। अब इसके बारे में हम लोग चीजों को विस्तार से देखते हैं। लापता अर्थात मिसिंग लड़कियों और महिलाओं को लेकर अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। और पहला पॉइंट है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2019 से 2021 यानी कि 2 साल के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई है, जिसका कोई भी पता अभी तक नहीं चल सका ये लड़कियां या फिर महिलाएं कहाँ गई। इस रिपोर्ट में इसी प्रकार से चीजों का वर्णन किया गया है।
तो 19 से 21 आपको ध्यान रखना है, इस 2 साल में 19 से 20 और 20 से 21 तो 2 साल में 13.13 लाख से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई है भारत से। पूरे भारत की यहाँ पर बात की जा रही है। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो जिसमें 10,61,648 महिलाएं और 2,51,430 लड़कियां शामिल है। ये वो डेटा है जो कि रजिस्टर है, जो कि आधिकारिक तौर पर जारी किए गए हैं। हालांकि मुझे लगता है इससे और भी अधिक वैसे होंगे जिसका कह सकते हैं केस रजिस्टर ही नहीं किया गया मिसिंग का। ये जो भी मिसिंग केस है उसके आधार पर ये डेटा यहाँ पर आपके समक्ष दिख रहा है आपको। अगले पॉइंट की बात करें 2021 की बात करें तो 2021 में भारत में कुल 3,75,058 महिलाएं जो कि 18 वर्ष से अधिक की है वो लापता हुई थी। 2021 के आंकड़ों की यहाँ पर बात किया जा रहा है, लगभग 3.25 लाख महिलाएं लापता हुई थी 2021 में। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान पर है। 2021 में महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2021 की बात की जा रही है। 2021 में महाराष्ट्र में 56,498 महिला लापता हुई थी। हालांकि इसकी बात करें तो लापता महिलाओं की संख्या में दूसरे स्थान पर 55,704 मामलों के साथ मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर जो टॉप 3 स्टेट है, एक तो है पहले स्थान पर इस मामले में महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर कौन है तो पश्चिम बंगाल है, जहां से मतलब कह सकते हैं सबसे अधिक महिलाओं और लड़कियां लापता हुई हैं। तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि बिहार जो है इसमें बहुत पीछे है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो भी लड़की व महिला इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग पूरी सुरक्षा बरतिएगा। मतलब कहने का सेंस यहाँ पर हमारा ये है कि सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो आप अपनी तरीके से खुद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपका एक कदम आपको गलत राह पर ले जा सकता है। ठीक है, एक कहावत है, आप लोग जानते ही होंगे कि कह सकते हैं मार्ग बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, तैयारी कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए, इधर उधर भटके मत। हो सकता है देखिए बहुत सारे मामले ऐसे भी हुए हैं, मतलब मैं यहाँ पर आसान भाषा में आपको समझाऊं, सीधा सीधा क्लियर एकदम से। बहुत सारे लोग जो मतलब कर सकते हैं लापता होते हैं, बहुत सारी लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में भी बहुत लोग प्यार का झांसा देके इस प्रकार से मतलब कर सकते हैं लापता कर देते हैं। तो इस तरह के मामले इसमें जरूर होंगे, आप लोगों को इस तरह से चीज़ों से बचना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया। तो अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की यात्रा पर थे और इस दौरान उन्होंने यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की है। दरअसल इसकी बात करें तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान रखना नई किस्म की यह यूरिया सल्फर से लेपित है, यानी कि सल्फर कोटेड यूरिया है और इसे नाम दिया गया है यूरिया गोल्ड। अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चे को कम करने में मदद कर सकता है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है इसके इस्तेमाल से खेतों में कम खाद देनी पड़ेगी और फसल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए। दरअसल यहाँ पर यूरिया की बात की तो यूरिया जो एक रासायनिक पदार्थ है और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र है NH2CONH2 और इसका जो अनुभार अर्थात मोलर मास होता है ये होता है 60, लगभग 60 से थोड़ा सा अधिक होता है। एग्जैक्ट में आप 60 यहाँ से ध्यान रखिए, 60 से थोड़ा सा अधिक होता है। अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो मानव मूत्र में साधारणतः जल यूरिया और सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि मानव मूत्र में यूरिया कितना % उपलब्ध होता है। दरअसल इसे हम यहाँ पर ऐसे समझे कि मानव मूत्र में जल की जो मात्रा होती है वो 96% होती है और उसमें ठोस जो पदार्थ होते हैं उसकी संख्या होती है 4%, उसकी जो मात्रा होती है वो 4% होती है। ठोस कहने मतलब यहाँ पर यूरिया आदि अन्य पदार्थ उसकी जो मात्रा होती है वो 4% होती है। इन 4% में से 2% यूरिया तथा 2% में अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये यहाँ से ध्यान रखें, मानव मूत्र में जो यूरिया की मात्रा होती है वो होती है 2%। आई थिंक आप याद रखेंगे, आई होप कि आपको पहले से ये मालूम था। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर आप विकल्प नंबर बी में देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री है। जबकि विकल्प नंबर सी में जो आप देख रहे हैं कुमार सर्वजित, ये बिहार के कृषि मंत्री हैं। ये चीज यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलते हम यहाँ पर अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया, यानी कि तैरता हुआ स्टोर पहली बार किनके द्वारा डल झील में खोला गया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि अमेजन इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अमेजन इंडिया ने श्रीनगर कश्मीर में डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है या फिर इसका उद्घाटन किया। ये तैरता हुआ स्टोर है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में अमेजन इंडिया के द्वारा किया गया। अमेजन द्वारा शुरू किया गया यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है,
जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम को अमेजन इंडिया की तरफ से या फिर अमेजन की तरफ से शुरू किया गया था 2015 में, जिसका नाम है आई हैव स्पेस। इसी प्रोग्राम के तहत अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर देखिए जो बात भी हमने जो चर्चा किया डल झील के बारे में, दरअसल डल झील जो है ये भारत का एक मीठे पानी का झील है। इसको लेकर यहाँ पर हमने चीज़ों को विस्तार से लिखा है कि भारत में मीठे पानी के कई झीलें हैं, जिसमें कि वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, डल झील ये भी जम्मू कश्मीर है, भीमताल झील ये उत्तराखंड में है, और नैनीताल झील जो कि उत्तराखंड में है, और लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि एशिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यह है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन वहीं पर एक और है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं कई बार कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो ये दोनों भारत में ही है। अगर हम बात करें खारे पानी की सबसे बड़ी झील की तो ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी अर्थात उल्लास नामक ऐप लॉन्च किया गया। तो अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ पर सी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर बी होगा। अब इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। इसकी जानकारी हालांकि हमने आपको दिया था। तो इसी अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी अर्थात उल्लास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न बना है कि उल्लास नामक मोबाइल ऐप को किनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा यह है कि साथ ही जन जन साक्षर का नारा भी दिया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं यह है चंद्रशेखर प्रसाद यादव, या फिर कई जगहों पर आपको दिखेगा प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। विकल्प नंबर ए में जो आप देख रहे हैं चंद्रशेखर प्रसाद या फिर चंद्रशेखर प्रसाद यादव वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो राइट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर, जो कि आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी महिला चैंपियनशिप सीरीज के तीसरे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग अलग उल्लंघनों के लिए या फिर इसके कारण टीम के अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच से निलंबित कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। इन्हें ही इस प्रकार का कर सकते हैं, मतलब दोषी करार देते हुए अभी हाल ही में 2 मैच से निलंबित किया गया। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 2.7 के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए उन पर मैच फीस का 25% का भी जुर्माना लगाया गया। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। 2 उल्लंघन के कारण इन्हें इस प्रकार के 2 जुर्मानों का मतलब 2 जुर्माना चुकाना इन्हें पड़ा। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की हम बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है इस प्रकार वो आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें। और अभी हाल ही में जो कह सकते हैं विमेन्स आईपीएल का जो सीजन 1 आयोजित हुआ था, जिसका फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस विजेता रही। तो इस मुंबई इंडियंस टीम की जो कप्तान थी वो थी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित में से कहां हाल ही में G20 महिला एम्पावर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं है। दरअसल अभी हाल ही में जो G20 महिला एम्पावर सम्मेलन आयोजित हुआ ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित हुआ है। तो विकल्प नंबर डी अर्थात इनमें से यहाँ पर कोई भी इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। तो यही यहाँ पर लिखा गया कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात की राजधानी गांधीनगर में G20 महिला एम्पावर सम्मेलन आयोजित किया गया। और आपको ध्यान रखना आयोजन तिथि है 1 से लेकर 2 अगस्त 2023, यानी कि 2 दिवसीय ये आयोजन था। और इसका उद्घाटन जो किया गया था केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और जो जानकारी हमने इस कोर्स या फिर इस टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। यही कोर्स में आपको करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे ये प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स अर्थात निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसी प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तीसरा प्रश्न है कि दिल्ली पुस्तक मेले के कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में
प्रगति मैदान में किया गया है। ये तीनों प्रश्नों की जानकारी ऑलरेडी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, विस्तार पूर्वक वहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग इच्छुक हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के, आप एप्लीकेशन पर जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और प्रोमो कोड वहाँ पर अप्लाई करना है PM100 का, जिसके बाद तकरीबन 50% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।